भारतीय बाजारों के लिए तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन के लिए, जहां पिछले 2 सेशन में उतार चढ़ाव के बीच हुआ कारोबार, लेकिन आज बेहतरीन ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बेहद दमदार शुरुआत के लिए तैयार होता बाजार। उसके बाद क्या और कहां होगी वीकली एक्सपायरी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इन ग्लोबल एक्शंस पर बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, आज एक्सपायरी से कैसे करनी है तैयारी, एंड ऑफ कोर्स जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है सर, वहां पर तो मजा ही आ रहा है आजकल। गजब का माहौल है, बिल्कुल। कहाँ 2 दिन पहले से 1 दिन की कमजोरी में चेहरे लटक गए, उदास हो गए, निराश हो गए, और आप देखिए जो रिवाइवल आया, दिस शैल टू पास, वैसा वाला मामला है। मतलब 1-1.5 दिन से बड़ा करेक्शन इस पूरे वैसा ही वाला समय है सर, वैसे ही वापस से फिर से होता हुआ दिख रहा है अच्छे संकेतों के बीच। बहुत बढ़िया संकेत। तो आइए देख लेते हैं जी। आज के ट्रिगर्स देख लें, कहाँ आपकी नजर होनी चाहिए। फेड ने काफी कुछ इंपॉर्टेंट संकेत दिए हैं अपनी स्पीच में, वो आपके लिए पूरा विश्लेषण करेंगे। ब्याज दरें स्थिर, राहत पैकेज घटने की उम्मीद, ब्याज दरें बढ़ने की संभावना आगे चलते हुए। डाउ 350 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ है और एसजीएक्स जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ सेंचुरी मार्कर। डाउ फ्यूचर्स भी अच्छे खासे मजबूत आपको नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव खबर, अमेरिका रेमंड ग्रुप में वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी, और साथ ही अमेरिका में आज प्रधानमंत्री टॉप ग्लोबल सीईओ से मिलने जाने। तो ये सारी की सारी इवेंट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नज़र। तो आज के लिए ये बड़े एक्शन पॉइंट्स हैं जो आपके फोकस पर होनी चाहिए। बड़े एक्शन पॉइंट्स आते हुए दिख रहे हैं सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स जो हुए हैं। बाजार के एक्शन आपसे समझना है, कल जो स्टॉक्स में तेजी है इसके बारे में भी आपकी राय जानिए, पर एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स बता दीजिए। यूजुअली जब भी टेपर शब्द का इस्तेमाल होता है अलग तरह का रिएक्शन आता है, कल तो तेजी आई, ये कैसे? दीप, इसमें सिंपल सी चीज है कि जो फेड चेयरमैन ने कहा है ना, उसमें आपका क्या मूड है। आपका मूड बुलिश है तो आप सिर्फ इंडेक्स को देखिए, डाउ 350 ऊपर, नैस्डैक S&P 1% ऊपर और रसल 2000 1.5% ऊपर। सो अगर आपको फेड के चेयरमैन के बयानों को, बयान क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, अगर उन बयानों को अच्छे से समझना है और आपको तेजी का मूड बनाना है तो फिर आप समझ लीजिए ये चारों इंडेक्स को देखिए और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स को देखिए जो 1.32 1.3 के आसपास से कुछ बदली नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा न्यूट्रल होकर रहें हम, तो न्यूट्रल होकर रहें, तो बिल्कुल फेड चेयरमैन ने वही कहा है जो कल भी आपको पता था और आज भी वही पता है। तो कल और आज में कुछ भी नहीं बदला है, जितना कल पता था उतना ही आज पता है, तो न्यूट्रल है। नया कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि आपको या तो डर लगे या बड़ा तेजी करने का मन हो। अगर आपको नेगेटिव देखना है तो फिर बयानों को आराम से विश्लेषण कीजिए और पढ़िए, समझिए, तो शायद आपको कुछ नेगेटिव्स निकल कर आएंगे। और नेगेटिव्स कैसे हो सकते हैं कि नवंबर से टेपरिंग की शुरुआत हो सकती है, ये समय सीमा या शुरुआत होने का संकेत किस समय से हो सकते हैं, ये पहली बार हुआ, करेक्ट। तो ये नेगेटिव साइड पर। दूसरा, ब्याज दरें 2022 से बढ़ना शुरू हो सकती है और 2024 तक 6-7 बार कम से कम बढ़ सकती है। ये दूसरा संकेत जो स्पेसिफिक आता हुआ दिखा है, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो नेगेटिव साइड पे पढ़ना, तो जितना आप फेड चेयरमैन का बयान पढ़ेंगे तो आप ये कंफ्यूज होंगे कि अरे फिर बढ़े क्यों बाजार, करेक्ट। लेकिन बाजारों का अपना मूड है, बाजारों के बढ़ने की वजह क्या है ये समझना जरूरी है। बाजारों के बढ़ने की वजह ये है कि बाजार को जो सबसे चीज नापसंद है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अब फेड चेयरमैन के बयानों के बाद बाजार को एक डायरेक्शन मिल रहा है, और वो डायरेक्शन ये कि टेपरिंग शुरू भी होगी, ब्याज दरें बढ़ना भी शुरू होगी, और हमारे सामने समय सीमा है। और समय सीमा क्या है? नवंबर की दिसंबर से शुरुआत होगी, थोड़ी बहुत 2022 में दरें बढ़ने की शुरुआत होगी, 2023 2024 तक बढ़ेगी। यानी कि आपके पास अभी भी थोड़ा समय है, करेक्ट, अभी भी ऐसा। और अच्छा, दूसरी बात एक और क्या है दीप, अगर वाकई में ब्याज दरें बढ़ने का इतना डर है, टैपरिंग हटकर ऐसा ये डर लगता है कि राहत पैकेज जो धीमे धीमे वापस खींचेंगे, बॉन्ड बाइंग कम करना शुरू करेंगे, ठीक है, उससे सिस्टम में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी, राइट। भाई बाजार तो लिक्विडिटी पे ही दौड़ रहे हैं, पैसा बहुत है, अगर वो पैसा कम होता दिखेगा तो फिर सबसे पहले जो रिएक्शन आना चाहिए था वो बॉन्ड मार्केट का आना चाहिए। आमतौर पर बॉन्ड मार्केट सबसे पहले रिएक्शन देता है, बॉन्ड मार्केट में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि थोड़ा नीचे ही, उल्टा बॉन्ड यील्ड नीचे है, मतलब थोड़ी गिरी है, जरा सी 31 आ गई है इनफैक्ट। सो मेरा पॉइंट ये है कि ओवरऑल मार्केट ने इस बात को लेकर ज्यादा रिलीफ लिया है कि इवेंट निकल गई, हमारे सामने से अनिश्चितता खत्म हो गई और अब ठीक है। प्लस एक और चीज, अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फेड की मीटिंग पर नहीं है, मेक नो मिस्टेक, चाइना के डेवलपमेंट पर भी है, क्योंकि जो बड़ी तेज गिरावट उस दिन 614 पॉइंट की आपने डाउ में देखी थी 2 दिन पहले, वो खाली फेड की वजह से नहीं गिरे थे।
फेड से तो आजकल अमेरिका को डर ही नहीं लगता एक्चुअली। करेक्ट। एक्चुअली डर नहीं लगता है। डर के सर अच्छा बोलेंगे तो हम खरीद लेंगे, खराब बोलेंगे तो गिरेगा तो खरीद लेंगे। हाँ, है ना, तो वो तो डर ही खत्म हो गया। सो मेरा पॉइंट है कि एवरग्रैंड जो मैंने एक बार बीच में तो 45-50% ऊपर देखा था, आई डोंट नो कितना ऊपर बंद हुआ, 20%। सो अल्टीमेटली अगर एवरग्रैंड अपने इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए तैयार है और बाद में बस्ट नहीं होगा, ये गुब्बारा फूटेगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस अमेरिका को भी आता दिख रहा है। तो दोनों ही चीजें कल अमेरिका में जिस तरह से हुई है, उनका रिएक्शन, अब किसका कितना कंट्रीब्यूशन ये नहीं पता, कितना एवरग्रैंड की वजह से बढ़े या कितना आप फेड की वजह से बढ़े, लेकिन ओवरऑल संकेत अच्छे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप डीप में पढ़कर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे उतना आपको लगेगा कि बहुत अच्छा नहीं बोले, न्यूट्रल रहना तो बोलेंगे नया कुछ भी नहीं हुआ, और पॉजिटिव रहना है तो इंडेक्स को देख लीजिए। लेकिन एक ये तो आज कल के एक्शन की बात हो गई अमेरिका, लेकिन इसमें एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो ये जो कुछ फेड चेयरमैन ने कहा है वो बहुत अच्छा नहीं कहा है। करेक्ट। और वो भले आज बाजार उस पर रिएक्शन न दे, कल न दे, ये किसी भी दिन इसका रिएक्शन अब आएगा। इसका मतलब ये कि ऊपरी स्तरों पर अमेरिकी बाजारों में भी तेजी अब स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है। लाइफ टाइम हाई के आसपास जब अमेरिकी बाजार वापस पहुंचेंगे करेक्शन पूरा करके, अब आपको वो एक तरफा तेजी वाला मामला गया। जितनी मेरी लिमिटेड समझ है अमेरिकी बाजारों की, एक तरफा तेजी वाला मामला गया। ऊपर में अमेरिकी बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे फिर से लोग खड़े हो जाएंगे। चलिए, रेंज बाउंड मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। ये मूड माहौल अमेरिकी बाजारों का अगले 3-4 हफ्तों का बन सकता है, जो फेड चेयरमैन के बयानों के बाद। और बाकी तो हर हफ्ते आप डेटा बताते ही हैं। करेक्ट सर, कि आज ये वाले आ जाएगा, आज अनएम्प्लॉयमेंट वाला आएगा, आ जाए, तो बस उसके दम पर रोज मूड बदलेंगे। कभी तेजी का मूड हुआ तो उसे अच्छा सा पढ़ लेंगे, कभी खराब हुआ तो करेक्शन की जरूरत थी तो उसे वैसा देख लेंगे। बट ओवरऑल ठीक है, शॉर्ट टर्म गुड, मीडियम टर्म कॉशियस। ठीक है, समझ गए। तो शॉर्ट टर्म गुड, ये तो बात सर समझ में आई गई। ये बताइए, आपने 2 दिन पहले जब हमारा बात कर रहे थे वही 614 पॉइंट से ड्रॉप के बाद और फेड पॉलिसी आने से पहले आपने कहा था कि अगले 48 घंटे थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, निकल जाने दीजिए। मैं तो डॉक्टर की तरह हूँ, डॉक्टर बोलता है इसने 36 घंटे निकाल दिए तो बच जाएगा 48 घंटे। जनरली एक्सीडेंट वाले केसेस में ऐसे होता है ना कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ऐसा हो गया, वो भाई बड़ा क्रिटिकल है। हमारे भी ऐसे ही था वो एक्सीडेंट, एवरग्रैंड का कहाँ से आ गया, 600 पॉइंट अचानक से उठ के देखा रहे ये गिर गया। सो वही है कि 48 घंटे निकाल दे, वो 48 घंटे 72 घंटे जो भी समय सीमा है वो आज दोपहर 3:30 बजे खत्म हो रही है हमारी। और डायरेक्शन क्लियर है अनडाउटेडली। जो संकेत ग्लोबल से आ रहे हैं वैसे ही सुधरने के संकेत दे दिए। 4-5 दिनों की कमजोरी के बाद डाउन ने एक रिकवरी दी है। फ्यूचर्स भी मजबूत है बिल्कुल, और एक्सपायरी का दिन भी, और शॉर्ट्स भी आपको चाहिए जितने हैं। लेकिन इन शॉर्ट्स में बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेटा रीडिंग है, वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि एक्सपायरी के दिन आज जो आपको डिसीजन मिलना था बाजार के डायरेक्शन का, वो साफ आता हुआ दिख रहा है। और 100 पॉइंट ऊपर है आज तो निफ्टी, इसी वजह से है कि आपको अमेरिका के संकेत ठीक हो गए। हमारे यहाँ तो वैसे भी कोई समस्या थी नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ समस्या होकर कहाँ हो सकती है दीप? सिर्फ और सिर्फ एफआईएस के फिगर्स में, घरेलू फंड्स के फिगर में। तो पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह की गिरावट या उतार चढ़ाव हुआ भी है, तो उसमें कोई डेटा खराब हुए नहीं है। करेक्ट। उनकी तरफ से कोई ऐसा हाथ रोक लिया हो कि नहीं अब हमें सब बेच ही देना है, हमें लेना नहीं इंडिया में, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सो और दूसरी बात है कि बाजार हैं हल्के। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स आज अभी मैं जब आपको बताऊंगा ना सारे ट्रिगर्स, हाँ, तो पॉजिटिव फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है और एक अच्छी मजबूत एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ सकते हैं आज। अच्छी एक्सपायरी की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं फिर। संकेत ही पहले बात कर लेते हैं। अब जो सेटअप आपको इस समय आते हुए दिख रहा है और स्पेशली जिस तरह से कल का एक्शन दिखा सर, एक्चुअली कल के एक्शन में एक छोटा सा सवाल बनता है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको कोई यूफोरिया नहीं दिखेगा। करेक्ट। एफआईएस के फिगर देखेंगे कैश वाले तो भी यूफोरिया नहीं दिखेगा। बट जो माहौल बाजार में कल बना हुआ था, और यूजुअली जो ऐसे सिचुएशन होता है कि कोई पैसे नहीं बना रहा होता है, कल सबने पैसे बनाए हैं। ये क्या वही तो अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपके पास 2 ऑप्शन में देता हूँ। एक, बहुत बढ़िया इंडेक्स बढ़ता रहे, लाइफ हाई बनाए, आज भी 17,800 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, और निफ्टी और सेंसेक्स भी 60,000 की तरफ आजकल में बढ़ जाए। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप एकदम ठंडे हैं। हाँ। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप में अगर कोई बढ़ा भी है तो वो बढ़े जो आपके पास नहीं है। Correct. क्या वो सिनेरियो अच्छा है, या इंडेक्स ठंडा भी रहे, बैंक निफ्टी 300 नीचे बंद हो जाए, निफ्टी 15 पॉइंट नीचे बंद हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में भी वो स्टॉक जो ट्रेडर्स के पास है बिल्कुल वो बढ़े? हाँ, तो बढ़िया ये है। बढ़िया। सो सबसे बढ़िया चीज, जो लोग
एक करेक्शन से इंडेक्स को देखकर 2 दिन पहले से डर रहे थे या मेटल्स जोर से पिघल गए। और आपको याद है परसों दोपहर में हम यही बात कर रहे थे कि बाजार ने करेक्शन का जो सिग्नल दिया वो सबसे पहले मेटल से आया, इस बार बैंक से नहीं आया, मेटल से आया। और वापस मेटल ने जो परसों सेकंड हाफ में रिकवरी दी, कल फिर से रिकवरी दी। तो अब मेटल्स में भी अगर आप टाटा स्टील 8%, 5%, 10% ऊपर लेकर फंसे तो आपको एग्जिट मिल रहा है। करेक्ट। सो मेरा पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली बाजार में जो वापस चाल बन रही है वो चाल वो बन रही है जो ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के फायदे की है, जो उनको पसंद आने वाली है। करेक्ट, ये अच्छी बात है। इससे क्या पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। नहीं तो अगर सपोज आपने कोई पोजीशन ले ली, ठीक है, ले ली, अब आपके भाव से स्टॉक 10% नीचे है, 15% नीचे है, 5% नीचे है, अगर एफएनओ का है 4-5% नीचे है, कैश का 10-15% नीचे है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते इंतजार के अलावा। सही बात, बिकेगा आपसे है नहीं, नया कुछ लिया जाएगा नहीं। सही बात। सो आप जब इंतजार कर रहे हैं तो फिर पार्टिसिपेशन आया कहां से। तो अब ये जो वापस रिकवरी हुई है कल की रिकवरी में इंडेक्स से मुझे फर्क है। कल आप सोचिए क्लोजिंग वाला शुक्र, हमारे चेहरे पे कब एक भी बार शिकन दिखी इंडेक्स लाल निशान में, बल्कि कल इंडेक्स की हार्डली बात ही हुई। इंडेक्स की हार्डली बात हुई। करेक्ट। सो पॉइंट सिंपल है दीप, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह की तेजी, और खुद देखिए आप अमेरिका का रसल 2000 1.5% ऊपर बंदा आया, तो वहां भी ब्रॉडर मार्केट में तेजी है। तो फंड फ्लो अभी भी इतना स्ट्रांग है जो कि ब्रॉडर मार्केट को कमजोर नहीं होने देगा। और मैं फिर कहूंगा एक ही चीज बार बार पिछले 3 दिनों में आपको ये बोला कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बजाय अपना रिस्क मैनेजमेंट रखिए। अगर आपने अच्छे स्टॉक की अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके हर चीज का भाव आता है, आ रहा है, तो अगर क्वालिटी खराब है तब तो खैर अलग बात है। और आजकल वैसे बहुत ज़्यादा खराब क्वालिटी के शेयरों में हमारे इन्वेस्टर्स भी लगाते नहीं पैसा, समझदार हो गए। रिटेल इन्वेस्टर कोई एसएमएस पे नहीं लगाता, कोई आलतू फालतू बिना सुनी हुई कंपनियों में पैसा नहीं लगाता। सब जानते हैं पैसा बनना है तो अच्छी क्वालिटी। पहले वो गलतफहमी होती थी कि दिग्गज शेयर कम चलेंगे, मिड कैप थोड़े से ज़्यादा चलेंगे, स्मॉल कैप और ज़्यादा चलेंगे, और पेनी तो मतलब डबल 3, 4, 5 गुना ही हो जाएगा पेनी स्टॉक्स। वो सबको समझ में आ गया कि अच्छे शेयरों में पैसा ज़्यादा आराम से, इत्मीनान से और ज़्यादा बन सकता है। इसमें तो योगदान आपका भी रहा है, या अवेयरनेस बढ़ाने में? ना सबका ही है दीप, हमारा सबका मुहिम तो आपने शुरू करी है। कि क्वालिटी शेयरों में भी पैसा बनता है, इसलिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सिंपल सी चीज़ है भाई। मेरा पॉइंट सिंपल है, आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट खाना आपका घर का ही खाना? नहीं घर मतलब डिश कौन सी हो, या कोई मिठाई, या कोई मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? गुलाब जामुन। अब मैं आपको गुलाब जामुन है, अगर मैं अभी भी ताज़ा बनवा के आपके सामने रखूँ, 1, 2, 3 खा लेंगे, बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन वही गुलाब जामुन 10 दिन पुराना हो तो है भले अपील नहीं होगी। हाँ, तो वो कचरा थोड़ी। सही बात। हाँ, कितना ही पसंद हो, कचरा नहीं, क्वालिटी, सही क्वालिटी होनी चाहिए। यार इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपने निकाली है सर। चलिए तो फिर इसी मिठास के साथ शुरुआत करें आज के सेटअप की सर। क्या बिल्कुल, एक्सपायरी भी है? हाँ, इसके साथ ही और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स जो पैनल पे हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, दीप के लिए गुलाब जामुन भेज सकते हैं हम। बिल्कुल 2 से 3 तो दीप खाएंगे, बाकी के हम एंजॉय करेंगे। ओके, चलिए आज के सेटअप की करते हैं शुरुआत। अच्छी बात आज के सेटअप में दीप ये है कि एक भी फैक्टर मेरे लिए नेगेटिव नहीं है, एक भी नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट एक न्यूट्रल। ग्लोबल पॉजिटिव है, खाली एफआईएस का न्यूट्रल साइड पर है, डीआईएस पॉजिटिव, एफएनओ पॉजिटिव, सेंटिमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव्स हैं। ओके, और इसीलिए 2 दिन तक आपको लाइन लिख के दी, जब तक 17,275, 17,350 के नीचे बंद ना हो टेंशन मत लीजिएगा। 17,400 के नीचे बंद हुआ नहीं, 17,396 की लोएस्ट क्लोजिंग मिली। डरने से फर्क नहीं पड़ता है, जब भी डर लगे ना माइंड को स्थिर करके लेवल्स पे फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके मेरे डर से या आपके मेरे बुलिश होने से काम नहीं चलेगा। मार्केट जिस लेवल पर आपको संकेत देगा वही हमारे सबसे काम का है। और उस समय और वो डरना स्वाभाविक भी है, हमें भी लगता है। हम भले थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं बैठ के कि नहीं डर रहे, लेकिन अंदर से तो लगता है, थोड़ा तो लगता है। आपको 50% लगता होगा, हमको 5% लगता है, फर्क इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन बीइंग है भाई, इमोशंस तो हमारे भी है। बहुत कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा डरेंगे तो आपका क्या होगा वैसा, तो इसलिए हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन पॉइंट ये कि उस समय जब मुझे मेरा सिस्टम सिंपल है, जब मुझे डर लगने लगता है तो मैं है ना डेटा पे चले जाता हूँ कि डेटा देखो, डेटा क्या कह रहा है। डेटा कह रहा है अगर इसके नीचे बंद होने पे ही डरना है तो फिर अभी क्यों डरूंगा मैं, तब डरूंगा थोड़ा ज़्यादा गिरने के बाद डर जाऊंगा, पहले डरने की वजह। फर्क इतना ही। तो 17,500 17,525 आज का दिन का सपोर्ट जोन है, यही नहीं टूटेगा, कोई चांस है नहीं। फिर भी आपके लिए एकेडमिक पर्पज से 17,350 17,400 स्ट्रॉन्ग बाय जोन नोट कर किया हुआ ही होगा आपके पास पहले के। ऊपर की रेंज 600 625 हल्की फुल्की है, इसके आसपास इसके ऊपर खुलने के संकेत हैं ही।
और इसके ऊपर निकलने पर 17,700 17,775 की रेंज जहां हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी 36,750 36,850 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट रेंज है, और कल भी हमने 36,850 का आपको क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉप लॉस दिया था। उसके ऊपर ही बंद हुआ, इनफैक्ट दिन के दौरान भी उसके नीचे गया नहीं। तो 36,750 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इसके नीचे 36,550 36,675 ब्लाइंड बाय जोन है, बैंक निफ्टी पर आएगा नहीं। ऊपर 37,300 37,400 हल्की फुल्की रुकावट, 37,675 37,800 ऊपर की रेंज। और डीप निफ्टी बैंक निफ्टी के कोरिलेशन पे मैं आगे बात करूंगा, मुझे याद दिलाना, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है वो मुझे दर्शकों को बताने हैं। निफ्टी की आज के दिन की रेंज 17,625 17,525 625 17,500 17,700 और 17,400 से लेके 17,775। बेसिकली 17,625 17,645 के बाद कोई ढंग की रेंज है नहीं निफ्टी पे। सीधा फिर लेवल है ना, उसके ऊपर का लेवल 17,790 का लाइफ टाइम हाई का ही निकल कर आता है। मैंने अंदाज से बीच में 17,700 का दिया है। तो इंटरेस्टिंग है, एक बार 17,625 645 की रेंज को पार किया तो निफ्टी में गजब का एक्शन बन सकता है, ये आपको डेटा की लिहाज से। बैंक निफ्टी आइए 36,850 और 37,300, ये आपके लिए दिन की छोटी रेंज है बैंक निफ्टी पर। ओके 36,750 37,400 दिन की मीडियम रेंज है, और 36,700 37,700 ये दिन की बड़ी रेंज निकल कर आती है। अल्टीमेटली बैंक निफ्टी को वापस 37,700 800 की तरफ जाना है। एक बार बस आपको क्लोजिंग चाहिए, 36,300 के ऊपर की क्लोजिंग दे दीजिए, मजा आ जाएगा। 36,300 के ऊपर, चलिए ठीक है, सॉरी 37,300 माफ कीजिएगा, 37,300 की क्लोजिंग। चलिए नजर आएगी उस लेवल पर बढ़िया एक्शन बाजार में है। इंडेक्स पर देखते हैं आज रिवाइवल आएगा कि नहीं। कल के एक्शन में वैसे कुछ ज्यादा पोजीशनिंग के लिहाज से या पीसीआर के लिहाज से ज्यादा बदलते हुए नहीं दिखा, तो आज भी वैसे ही कंफर्ट रहेगा। कंफर्ट पूरा है दीप। एक तो अच्छा कंफर्ट है कि 51 से 58% आ रहे हैं एफआईज के। तो एफआईज बेच के कितना बेचेंगे भाई, लिमिट है ना बेचने की भी। यूजुअली 60 के नीचे जाते नहीं। हाँ, तो अगर इतना बेच दिया तो बात खत्म, ठीक है ना। तो अब वैसे भी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बची नहीं। पुट कॉल रेशियो अभी भी 1.15 पर है, यानी कि अभी भी आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है पुट कॉल रेशियो, यानी कि वो शॉर्ट कवरिंग अभी भी हो सकती है और खरीदारी भी आएगी। मेरा आइडिया तो ये था कि नीचे खुलेगा तो ये होगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये नीचे खुलने को तैयार ही नहीं है, ये खुलेगा भी नहीं नीचे, ये साफ आपको नजर आ रहा है। विक्स अनचेंज है, कोई खास बदला नहीं, न विक्स बदला है न पुट कॉल रेशियो बदला है, और इंडेक्स में थोड़ी सी एफआईएस की पोजीशन हल्की सी कम हुई। चलिए, तो कंफर्ट आ रहा है इन सारे संकेतों से, कोई परेशानी की बात नहीं है। पीसीआर भी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया है, और इसकी वजह से इंडेक्स में भी एक्शन बनता है। अब आज एक्सपायरी है तो देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। पोजीशंस की बात करते हैं सर, फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, क्या करें आज? 17,500 स्टॉप लॉस खींच दिया दीप। 17,350 का स्टॉप लॉस चल रहा था, अब वो 17,500 कर दिया हमने खींचकर ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी पे भी स्टॉप लॉस खींचा है दीप थोड़ा ऊपर की तरफ, 36,850 क्लोजिंग बेसिस पे ये था। अब आज इंट्राडे भी मैंने 36,850 किया है, ज़्यादा लंबा रखना नहीं है। इंट्राडे 36,850, क्लोजिंग भी 36,850। बैंक निफ्टी पर सीधा 17,325 से स्टॉप लॉस खींचकर 17,500, पौने 200 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लिया है। पौने 200 पॉइंट 17,325 वाला कोई नहीं, डेटा बन गया। तो रेंज ऊपर हो गई। हाँ? रेंज ऊपर हो गई, रेंज ऊपर हो रही है। दूसरा क्या कि गैप से आप खुल रहे हैं, और तीसरा ये कि अब इवेंट्स निकल गई ना, डर आपको इवेंट्स का होता है। करेक्ट। अब क्या है, एवरग्रांड का कुछ भी हो जाए, हाँ, अब डर नहीं, वैसा नहीं, वो जिए मरे। हाँ, नहीं, पर आज तो खैर पॉजिटिव ही है। हाँ, मतलब ना मरे तो अभी के लिए तो मरे भी तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन आएगा भी, ऐसा नहीं। बट ओवरऑल है ना, मेरे ख्याल से अननोन चीज़ों पे डर ज़्यादा है, नोन चीज़ों पे डर कम है। ठीक है, शॉर्ट साइड पर है 17,630 लाइफ टाइम हाई आपका, 17,629 का है क्लोजिंग का 16 सितंबर का। उसके ऊपर बंद होता है तो निकल जाइए, और इंट्राडे में भी आप चाहें तो 17,650 रखें। मेरे ख्याल से 17,630 50 जो आपको ठीक लगे वो रख लीजिए और निकल जाइए। ठीक है सर। 37,500 छोटा किसी को रखना है तो 37,350 भी रख सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 37,500 ज़्यादा बेहतर है। बैंक निफ्टी पे इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस, ये हो गए आपके सारे स्टॉप लॉस। ठीक है सर, तो चलिए ये तो रही आपकी मौजूदा पोजीशंस का सवाल। नई पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ 625 675 700 775 4 टारगेट। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा कोई आज मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला है ही नहीं। वो वॉलेटिलिटी होती तो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए अलग होता है, ये सब होता है, आज कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बेचना है, हाँ बेचिए। 700 775 की रेंज में 792 का लाइफ हाई है। अब वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, 700 पार करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक अगर बेचना है 700 पे शुरुआत कर दें,
775 पे और बेचे। 825 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, नीचे के टारगेट बनेंगे 630, 600, 550, 525, बस ज़्यादा नहीं ना टारगेट। अब वो रेंज आपकी वो वॉलेटिलिटी कम होगी, अब जो इतना 2-3 दिन देख लिया ना उठा पटक, अब कम होगी, आज भी होगी। जो अगर आज जो थोड़ी बहुत होनी वो भी एक्सपायरी की वजह से, अगर आज वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो इतनी भी नहीं होती। ओके, सिंपल। ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अब जो मैं आपको बताना चाहता था, आज बैंक निफ्टी में मैंने जो खरीदारी और बिकवाली की राय दी है, पहली बात तो दोनों एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, दूसरी बात ये कि आमतौर पर पहले मैं नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए बोलता हूँ, बाद में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बोलता हूँ। आज दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में पहले एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। तो पहले खरीदारी की बात करते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो सिंपल 36,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जहाँ बैंक निफ्टी बंद हुआ है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। खरीद लीजिए। 37,150, 37,325 दो छोटे टारगेट है, 37,400, 500 दो मीडियम टारगेट है, 37,675 से 37,800 बड़े टारगेट है, जो आज आए ना आए लेकिन रेडार पे आ रहे हैं, रेंज में आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं। थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू भी लेंगे तो आएंगे। करेक्ट। तो ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत नीचे छोटा 100 पॉइंट का, और नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए राय ही नहीं है आज नहीं करना ना, क्योंकि वो खुलेगा आपका गैप से करेक्ट 37,000 के ऊपर, और 37,000 के ऊपर खुलने के बाद क्या होगा वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कनेक्शन आपको बता दूँ। सारे डेटा के लिहाज से आप देखेंगे निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी कमज़ोर है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के डेटा वायदा कारोबार के यहाँ बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी के पुट में और कॉल में दोनों में 37,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आप 36,950 बंद हुए, एज गुड एज 37,000, करेक्ट, ठीक है। 37,000 के पुट पे 19 लाख शेयर हैं दीप, 37,000 के कॉल पर 25 लाख शेयर हैं, 25 लाख शेयर में से 12 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। अब आज आप 37,000 के ऊपर खुलेंगे। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 37,150 खुलने चाहिए, 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पर मिनिमम। जैसे जैसे 37,000 के ऊपर खुलकर आप 100 पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होने के संभावना है, जैसे जैसे। हाँ। सो आज पूरे चांस ये है कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी लीडरशिप लेगा, जबकि कल 300 बंद हुआ है नीचे, और वो इसलिए होगा शॉर्ट्स ज़्यादा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में लॉन्ग कम है, निफ्टी में लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग कम है, शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी में भरपूर शॉर्ट्स हैं। 37,000 पे 25 लाख शेयर, 37,110 लाख शेयर, 37,200 13 लाख शेयर, 37,300 400 पर 11 लाख शेयर, मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। अब होगा क्या, 37,100 150 पार किया तो 37,000 के कॉल राइटर्स टेंशन में, अरे अब हमारा क्या होगा। 37,200 पार किया तो 37,100 वाला भी लाइन में आ जाएगा, 37,200 पार किया तो 300 पार किया तो 37,200। सो बैंक निफ्टी आज लीड कर सकता है। और अगर बैंक निफ्टी इतने बेहतरीन संकेतों के लिए जो शॉर्ट कवरिंग के हैं उसके बावजूद परफॉर्म नहीं करता और सेलर हावी होता है, तो फिर उसकी संभावना कम है, लेकिन आप कभी मना नहीं कर सकते किसी चीज़ से, तो फिर ये निफ्टी को नीचे खींच देगा, फिर तो करेगा, ये निफ्टी को गिरा देगा। फिर उतनी ताकत बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स में बन सकती है। सो बैंक निफ्टी आपके लिए मेक और ब्रेक है आज यहाँ पर ज़्यादा फोकस। मेक और ब्रेक यही है, इसी से डायरेक्शन लेना। अगर बैंक निफ्टी मजबूत रहा तो निफ्टी को खींच के 17,700 17,775 ले जाएगा, और बैंक निफ्टी ने अगर नहीं साथ दिया तो निफ्टी फिर जहाँ खुलेगा वहाँ टॉप वॉप बना के 5-25 पॉइंट और बढ़ के वहाँ टॉप बना के फिर वापस 17,500 550 की रेंज में ले आएगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो आज 700-800 पॉइंट्स की तेजी आ सकती है। 700-800 नहीं कहूँगा, फिर भी मैं 300 400 350 से 450 पॉइंट की करीबन 500 पॉइंट की 300 से 500 पॉइंट की तो बन सकती है। 300 से 500 पॉइंट इज रीजनेबल, उतनी तो बन सकती। हाँ, सो बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक, डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि डेटा है शॉर्ट साइड पे शॉर्ट बनी है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, सपोज आप बैंक निफ्टी ट्रेडर है जी, और आपको ये लगता है कि डाउ 350 ऊपर बंद होगा और कल आप 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे एसजीएक्स पे, तो क्या आप बैंक निफ्टी कॉल बेच के जाते? नहीं, जवाब ना है, करेक्ट। तो अब जिन्होंने बेचा उनको ये एक्सपेक्ट करके तो नहीं बेचा था, करेक्ट, तो शॉर्ट कवरिंग बनती है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय 36,850 का। अब जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जो बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी, आपके लिए बेचने के लिए रेंज है 37,250 37,400। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 37,300 350 की रेंज सबसे बेस्ट है, जहाँ 3 दिनों से आप हाई बनाकर बार बार घूम जाते हैं, वहाँ पर आप बेच सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 37,500 का, और नीचे के टारगेट जो बनेंगे 37,150 37,075
36,950, 36,850 इन टारगेट्स के लिए बिकवाली करनी है। लेकिन जो पैसिव ट्रेडर्स हैं जिन्हें बैंक निफ्टी में बेचना है लेकिन आराम से, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है, वो आज शायद उन्हें मौका नहीं मिले, लेकिन जब मिले तब बेचिए। 37,650 से 37,800 की रेंज में जब वहाँ आए तब बेचेगा। 38,000 का स्टॉप लॉस होगा आपका, और नीचे के जो टारगेट बनेंगे 37,550, 400, 300 और 150। तो एग्रेसिव ट्रेड दोनों तरफ है निफ्टी, बैंक निफ्टी में लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर। लेकिन अगर आराम से करना है तो लॉन्ग साइड में आपको आराम से वेट करने की जरूरत नहीं कि 36,550 के आसपास आएगा, वो आना नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है दीप। तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी की लीडरशिप किस तरह से बनती है। जी चलिए सर, तो आज बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस होने वाला है, मोमेंटम यहाँ पर कैसा रहेगा उस पर हमारी नज़र है। सर, बैन लिस्ट एस्कॉर्ट्स की एंट्री हो गई है बैन में, तो आज 6 स्टॉक्स बैन में होंगे, कोई स्टॉक बाहर निकल के नहीं आया। एस्कॉर्ट्स की हुई है फ्रेश एंट्री। वोडाफोन आइडिया, IRCTC, PNB, इंडिया बुल्स और सन टीवी, ये हैं आपके लिए अन्य स्टॉक्स जो बैन के हैं। डेटा भी ज़्यादातर आपने समझा ही दिया है, बट थोड़ा फंड्स का अगर आप एक बार फिर से देख सकें उस पर, और निफ्टी पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये भी आपको बताने हैं वायदा कारोबार के लिहाज से। 1900 अच्छा हाँ, ये डेटा तो हम बता ही चुके हैं, सॉरी हाँ, और बैंक निफ्टी भी बता चुके हैं। 17,500 अच्छा सपोर्ट है, 17,600 लड़ाई झगड़े वाला लेवल है, 47 लाख शेयर वहाँ पर हैं 17,600 के कॉल्स पर। तो आप 17,600 को गैप से खुलने के बाद अगर आप 17,625, 650 की रेंज में खुल गए तो हो सकता है फिर दीप आप 17,575, 17,600 को ही होल्ड करें, उसके नीचे भी ना जाए। तो आपकी छोटी रेंज जो बनेगी 17,575, 17,600 सपोर्ट के लिहाज से, 17,700, 725 ऊपर रुकावट के लिहाज से, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बाकी लेवल्स हम चर्चा कर ही चुके हैं। जी चलिए, तो इंटरेस्टिंग डे है, वीकली एक्सपायरी है, बढ़िया एक्शन रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में भी, आज भी वहां पर नजर रहेगी, और ढेरों स्टॉक स्पेसिफिक का एक्शन भी आप देखने वाले हैं। तो आइए फिर हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स वरुण, देवांशी और मानसी के साथ, और FIR एक्शन जो हमें वरुण बताएंगे। वरुण, आप ही सब बताने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। पहले बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें। डेफिनेटली दीप, तो ट्रिगर्स और खबरों के पहले एक क्लैरिफिकेशन पहले दे देता हूँ कि सुबह हमने आपको बताया था कि HCL की आज OFS के लिए बैठक है, तो वो बैठक नहीं है, तो ये आपको सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। इसके अलावा जो खबरें और ट्रिगर्स है वो बताता हूँ। तो एशियन ग्रेनेटो यहाँ 225 करोड़ का जो राइट इशू है वो आज खुलेगा। इशू प्राइस जो है वो 100 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट QIP के फाइनल प्राइस और साइज पे बोर्ड की बैठक है। GRM ओवरसीज शेयर विभाजन पे ये कंपनी जो है वो आज चर्चा करने वाली है। एक्स डेट है डिविडेंड की। मैस्टैक 9 रुपये प्रति शेयर, नैल्को 1 रुपये प्रति शेयर। IPO का अपडेट, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक आज आखिरी दिन है, लेकिन पहले 2 दिनों में 40.57 टाइम्स जो है ये IPO भरा है, और रिटेल का आप इंटरेस्ट देखिए इसमें 68.57 टाइम्स के आसपास भरा है। तो देखना होगा जो आखिरी दिन और कितना भरता है, लेकिन ज़बरदस्त रिस्पॉन्स जो है वो इसको मिला है। पारस को मिला है ज़बरदस्त रिस्पांस, और कल अनिल जी से बात भी हो रही थी इसके बारे में। रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आ सकता है, अब देखते हैं जिस तरह से पहले 2 दिनों में यहाँ पर आपने सब्सक्रिप्शन देखा है। आइए देवांशी से भी जानते हैं आज की कुछ खबरें। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको भारतीय एयरटेल पर नजर रखनी है, क्योंकि जो राइट इश्यू है उसकी डेट आते हुए दिख रही है, और कल शाम को ये बैठक हुई थी जहां पे राइट इश्यू पर ये फैसले आते हुए दिखे थे। 28 सितंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, और इसके साथ ही 5 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ये राइट्स इश्यू जो है वो खुलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही 21,000 करोड़ का ये राइट इश्यू है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंगटेल राइट इश्यू में यहाँ पे पूरा सब्सक्राइब कर सकता है, ये फिलहाल निकल के आ रहा है। उनकी जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो करीब 14% के आसपास की है। जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो 1 शेयर है हर 14 शेयर जो आपके पास होंगे उसके सामने, और जो प्राइस है 535 रुपीस प्रति शेयर पर तय की गई है। वोडाफोन आइडिया CEO की तरफ से बयान आते हुए दिखे हैं। उनका कहना है कि सरकार के राहत पैकेज की डिटेल्स आने के बाद फंड जुटाने के लिए बोर्ड से संपर्क करते हुए दिखेंगे, लेकिन वोडाफोन आइडिया तीसरी ऐसी कंपनी होगी, टेलीकॉम कंपनी होगी जो कि PSU में तब्दील नहीं होगी। ये फिलहाल उनकी तरफ से बयान आते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही ऑरबिंदो फार्मा पर नजर रखें, जहां पे सब्सिडरी कंपनी क्यूराटेक बायोलॉजिक्स इन्होंने अपना जो पहला बायोसिमिलर ड्रग है उसके मार्केटिंग राइट्स या ऑथराइजेशन के लिए अर्जी दे दी है यूरोपियन यूनियन या जो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है उनके सामने।
और ये ऑरबिंदो फार्मा के लिए एक पॉजिटिव खबर है। जुबिलेंट इंग्रीविया पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे जुबिलेंट लाइफ साइंसेज इंटरनेशनल लिमिटेड ने सेफ फूड कॉर्पोरेशन में 10% हिस्सा जो है वो बेच दिया है और इसी के चलते कंपनी को 134 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखेंगे। आखिर में जुबिलेंट फूड यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है, जहाँ पे हेल्दी फूड सेगमेंट में आप कंपनी एंटर करती हुई दिख रही है। एक छोटा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है 10 करोड़ का, जहां पे वेल वर्स्ड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में 25% कंपनी हिस्सा खरीदती हुई दिखेगी और इन सब के लिए कंपनी 10 करोड़ का पेमेंट करती हुई दिखेगी। तो ये स्टॉक्स पर आज आपको फोकस करना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जुबिलेंट फूड जो पहले प्रोडक्ट बेचते थे वो हेल्दी फूड नहीं थे? थोड़े से चीज़ी थे सर, हेल्दी तो है, चीज़ भी वैसे सब प्रोटीन ही होता है, लेकिन अब वो न्यूट्रिशनल सेगमेंट में एंटर कर रहे पिज्जा हैं। पसंद है कि नहीं, सीधा सीधा बताओ। हाँ बहुत। वेरी गुड। चलिए, इसीलिए देवांशी ने सोचा हल्के से बोल दूं हेल्दी फूड में, तो खुद कंपनी भी बोल रही है अब हम हेल्दी में जा रहे हैं। इससे समझ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कई बार लोग आजकल बात करते हैं कि आजकल की जनरेशन सारा जंक खाती है, पिज़्ज़ा, पास्ता और बर्गर और फ्राइज़, ये सब। ऐसा कुछ नहीं है। हर जनरेशन, हमने भी बहुत बचपन में कचौरी समोसे खाए, वो कौन सा जंक नहीं है ऐसे देखा जाए तो। वहाँ भी वैसे ही हाल है। तो जिसको, और एक टाइम होता है, एक उम्र होती है जब आप जंक खा सकते हो और खाना भी चाहिए। अब आज हम सोचें कि रोज़ समोसे खाएं तो खा भी नहीं सकते। तो ऐसा है, जब खा सके तब ज़रूर खाना चाहिए। जो हेल्दी हैं, जो फिट हैं, एंजॉय करें लाइफ में। देखो कितनी चमक आ गई दी। आज कुछ ज्यादा ही खाने की बात होगी। गुलाब जामुन से शुरुआत करी, अब लोग ऑफर भेज रहे हैं गुलाब जामुन के आने शुरू हो फोटो के गए। साथ। हाँ, फोटो वर्चुअल गुलाब जामुन तो पहुंच ही गए हमारे पास में। जी चलिए, तो नजर रखिए जुबिलेंट फूड पिज्जा अगर आपको पसंद है, और अब हेल्थ फूड, ये भी आपको साथ में इसका विकल्प मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताएं कुछ और खबरें जो आपके पास हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लैरिफिकेशन आया कंपनी से, जेबीएफ इंडस्ट्रीज खरीदने की खबरों का खंडन किया है और कहा है कि जेबीएफ इंडस्ट्रीज या कंपनी की संपत्ति के अधिग्रहण पर कोई बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट मेगा डील के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उसके डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। जी एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में पुनीत गोयनका जी ने कहा, विलय को पूरा होने में 6 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। सोनी के साथ डील पर किसी तरह का खतरा नहीं है। डील के बाद ओपन ऑफर की जरूरत नहीं होगी। शेयर स्वैप रेशियो ड्यू डिलिजेंस के बाद तय होगा। वहीं शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी कमाई के मौके जो हैं वो जारी रहेंगे। विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन में सिनर्जीज लाते हुए वो देखेंगे। वहीं डील में 3/4 शेयर होल्डर्स की मंजूरी भी लगेगी। नॉन कम्पीट अग्रीमेंट पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की मंजूरी लगेगी और मर्जर के बाद स्पोर्ट्स सेगमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इस खबर के साथ, जी एंटरटेनमेंट हमारी सिस्टर कंसर्न यानी कि ग्रुप कंपनी नहीं है। हमारे नाम में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जी बिजनेस का स्वामित्व और प्रबंधन अलग ग्रुप की कंपनी जी मीडिया के हाथों में है। अमटेक हॉट ऑटो कंपनी पर फोकस कीजिए, क्योंकि 27 सितंबर को कंपनी डीलिस्ट होती हुई दिखेगी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने राम सिंह पोसवाल को कंपनी के सीईओ के तौर पर नियुक्त किया है। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड आज बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर अलॉट करने पर विचार करेगी। कंपनी 8.5 लाख शेयर 1755 के दाम पर अलॉट किए जाएंगे। आरपीपी इंफ्रा राइट इश्यू की खबरें आई हैं। 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक राइट इश्यू कंपनी का खुलेगा। इशू प्राइस 30 रुपए प्रति शेयर, साइज 1.6 करोड़ का है। ठीक इसी तरह केसुराम इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक खुलेगा। इशू प्राइस 50 रुपए प्रति शेयर और साइज जो है करीब 8 करोड़ का है। ओके, तो नजर रखेंगे। ये कुछ और खबरें हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। वरुण, फंड एक्शन? डेफिनेटली फंड एक्शन और कुछ इनसाइडर ट्रेड। बिल्कुल, बताएं। इसमें सबसे पहले तो अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे आदित्य बिरला लाइफ म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। 8,15,000 शेयर्स खरीदे हैं 370 के रेट पे। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है। करीब 18 लाख शेयर्स के आसपास उन्होंने बेचे हैं। वरुण बेवरेजेस, ये काउंटर लगातार चलता है, लेकिन यहाँ प्रमोटर्स भी लगातार बिकवाली करते हैं। वरुण जयपुरिया ने यहाँ पे 18 लाख शेयर्स बेचे हैं 21 सितंबर को। मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी की गई है। 21 तारीख को 5 लाख शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। और GMR इंफ्रा, यहाँ पे आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, लेकिन प्रमोटर्स ने यहाँ बिकवाली कर दी है। और छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी बिकवाली की है। करीब 4.1 करोड़ के आसपास के शेयर जो है, यानी कि 4 करोड़ 10 लाख शेयर बेचे इन्होंने। 35 रुपये 30 पैसे के दाम पे ये बिकवाली की गई है प्रमोटर्स द्वारा। प्रमोटर्स बेच रहे हैं, दिखाई तो यही दे रहा है।
दबा कर बेच रहे हैं। चलिए अहलूवालिया में बेचा है, वरुण में बेचा है, जीएमआर में बेचा है। और लेने वाली जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी छोटी है, बेचने वाली ज़्यादा है। बेचने वाली ज़्यादा है। चलिए, तो ये है आपके लिए काफ़ी सारा इनसाइडर एक्शन, ये सारे स्टॉक्स रखे नज़र पर और कुछ फंड एक्शन भी। पर आइए वरुण से ही जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एफआईआर में। बताएं वरुण। ओके तो सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है और तगड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। यहाँ पे सबने अपने प्राइस टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले तो दिग्गज सीएलएस से देखिए, प्राइस टारगेट इन्होंने 306 से बढ़ा के आप सीधे 400 रुपये के आसपास के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। और मैक्वेरी ने भी टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, आउट परफॉर्मर का कॉल है 410 के दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो मर्जर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवरेबल है और ओवरऑल जो बिजनेस सिनर्जीज है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आगे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो है आपको देखने मिल सकती है और इस बेहतरीन ग्रोथ के चलते यहाँ पे आपको जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करना है। एक बहुत बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट जो है वो ये कंपनी बन सकती है। इसके लिए अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। सीएलएसए 400 रुपये और मैक्वेरी जो है 410 के प्राइस टारगेट दे रहा है। हालांकि एक डिस्क्लोजर आपको दे देता हूँ कि जी एंटरटेनमेंट जो है वो हमारी सिस्टर कंसर्न या फिर ग्रुप कंपनी नहीं है। हमारा नाम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जी बिजनेस जो है उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो जी मीडिया के हाथ में है। अभी उल्टा डिस्क्लेमर देना पड़ता है ताकि लोगों को ध्यान रखा कभी गलती से गलती नहीं बोल समझे ना, नहीं तो पहले ये हालत था कि भाई हमें ये बताना पड़ता था जब कवर कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्लेमर है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो दोनों अलग अलग ग्रुप है, ये ध्यान में रखें। इसीलिए आपको बताना जरूरी कि, और जब तक एक बार बोलेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। कल भी हमने इसलिए बार बार चलाया, कल पूरा कवरेज भी इसीलिए किया था कि आपको पता है कि एक तो ग्रुप कंपनी नहीं है और दूसरा ये कि जो बड़ा डेवलपमेंट है वो आपने देखा भी बिल्कुल किस तरह से 35% 40% स्टॉक में एक्शन आया। तो बड़ा एक्शन, अगर सबसे बड़ा दिन का एक्शन है तो वो छोड़ना बनता नहीं। अब आपको हमेशा पूरा प्रॉपर दोनों तरफ का सारा कवरेज आपको मिलेगा निश्चिंत रहें। चलिए अगली रिपोर्ट जो है वो एचयूएल पे है और एचयूएल पे ओवरवेट की रेटिंग जो है वो जेपी मॉर्गन मेंटेन कर रहा है और प्राइस टारगेट जो है 2970 के आसपास के दे रहा है। और इनका कहना है कि आगे जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। ओवरवेट है ये, इनका कहना है कि जो डिमांड प्रोग्रेशन देखने मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हद तक ई कॉमर्स डिजिटाइजेशन जो है उससे इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसके चलते कहीं ना कहीं ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और जो पेनिट्रेशन है, प्रीमियमाइजेशन है, वो आगे भी सस्टेन करेगा। आईटीसी पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है और प्राइस टारगेट जो है इन्होंने बढ़ा दिया है। रोलिंग फॉरवर्ड पे बढ़ाया प्राइस टारगेट, 280 का अभी प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है जो डी रेटिंग इस काउंटर की हुई थी, खासकर जो ESG के हेडविंड्स थे, क्योंकि ये टबैको मैन्युफैक्चरर है इसके लिए, और कुछ क्वार्टर्स में FY21 में लगातार जो सिगरेट के वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने मिला था उसके वजह से डी रेटिंग थी। लेकिन अब यहाँ से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी खासकर सिगरेट के वॉल्यूम्स में होगी और Q3 में पूरी रिकवरी हो जाएगी सिगरेट के वॉल्यूम्स पे। इसके लिए ये रोलिंग फॉरवर्ड बेसिस पे प्राइस टारगेट जो है बढ़ा रहे 280 का कर रहे हैं। एम्फोसिस, इस कंपनी ने कल जो ब्लिंक का एक्विजिशन किया था उसके बाद रिपोर्ट्स आ रही है, सबके सब इस एक्विजिशन को अच्छा मान रहे हैं। हालांकि प्राइस टारगेट किसी ने नहीं बढ़ाए हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहा है 3150 के लक्ष्य के साथ और सिटी जो है यहाँ पे न्यूट्रल की रेटिंग दे रहा है 3070 के लक्ष्य के साथ। दोनों ही टारगेट्स जो है वो करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। मॉर्गन स्टैनली रिलायंस पे ओवरवेट का कॉल है, 2269 के प्राइस टारगेट दे रहा है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि रिलायंस जो है वो अब YTD जो इन्होंने निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है उसको कहीं ना कहीं अब रिवर्स करते हुए शायद दिखाई दे सकता है और आगे चल के डीजल मार्जिन जो है वो काफ़ी बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं इस कंपनी के लिए। इसके चलते 2269 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। हालांकि ये प्राइस टारगेट भी जो है करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। और जेफरीज जो है डिक्सन टेक पे खरीदारी की सलाह दे रहा है 5230 के लक्ष्य के साथ। इनका कहना है कि 2020 से 24 तक कंपनी की जो सेल्स और प्रॉफिट है उसमें आपको 51 से 57% के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी। इस तरह की ग्रोथ जो है ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। इसके लिए 5000 के ऊपर के टारगेट 5230 के टारगेट जो है जेफरीज ने डिक्सन पे दिए हैं। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे आज के रिपोर्ट्स और सबसे दमदार रिपोर्ट डिक्सन पर ही दिख रही है। 5230 का टारगेट, 1000 रुपये ऊपर जेफरीज की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार है। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सभी महानुभावों को सुप्रभात। सेठी जी कीजिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। हाँ, अनिल जी देखिए, कल जब मैं आपके साथ जुड़ा था तब मेरा एक कन्विक्शन था कि अगर आप एक
एनएमसी रिकमेंड किया था। कनेक्शन आवाज थोड़ा मेरी सा इको हो रही है। कनेक्शन थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, तो मैं थोड़ी देर में आपके पास फिर से आता हूं। तब तक आइए कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे पर चर्चा करूं उससे पहले अनिल जी आपको एक सुझाव देना है मुझे। आप इसको सुझाव मानना चाहें सुझाव मान लें, कॉम्प्लीमेंट समझना चाहें कॉम्प्लीमेंट समझ लें, और अगर बिजनेस आइडिया समझना चाहें तो वो भी मान सकते हैं। अनिल जी देखिए, कल मैं देर रात तक फेड की जो कल अनाउंसमेंट हुई उसको सुन रहा था, तो काफ़ी सारे विदेशी चैनल अनिल जी मैंने देखे, कहीं पर भी अनिल जी आपके लेवल का एंकर नहीं है और ना ही उस तरह का कवरेज हो रहा है जिस तरह का कवरेज हम जी बिजनेस पर करते हैं। तो अनिल जी आपको चाहिए रात में भी अनिल जी यूएस मार्केट्स भी ट्रैक करने चाहिए, उसकी भी एंकरिंग आपको करनी चाहिए अनिल जी। आपको मिस कर रहा था मैं अनिल जी। कर तो लूंगा, लेकिन अमेरिका वालों को मेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी, बहुत आला दर्जे की है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हमारे हिंदुस्तान वाले बंसल जी समझ ले, हमारी आपस में वेवलेंथ मैच हो जाए उतना काफ़ी। लेकिन आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बिल्कुल धन्यवाद। ये कॉम्प्लीमेंट कम था, आदेश ज़्यादा था। बिल्कुल अच्छा हुआ कि कुणाल जी मेरे बॉस नहीं है, नहीं तो पता चला रात को 12 बजे भी लाइव करना पड़ता। थैंक यू कुणाल जी, धन्यवाद सही में आपका। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदारी की राय है। कल सेठी साहब बात कर रहे थे चावल शेयर्स की, केआरबीएल का जिक्र उन्होंने किया था। मुझे पसंद आ रहा है अनिल जी दावत, यानी कि एलटी फूड्स, जिसके चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। अगर आप इसके डेली चार्ट्स देखें, एक बड़ा ब्रेकआउट 70 रुपए के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी इस स्टॉक में आपको 77-80 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो एलटी फूड्स यानी कि दावत पर खरीदारी की राय है। 69.5 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 77 का, दूसरा टारगेट 79 का। 79 के टारगेट के लिए दावत में खरीदारी करें। पसंद तो आ रहा है, लेकिन दावत देना पसंद आ रहा है या लेना, वो इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल लेना पसंद आ रहा है, खरीदारी करने की राय है, और दावत में बुलाए तो भी पसंद आएगा ही कुणाल जी को। बताएं बंसल जी क्या है इरादा। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी देखिए, मैंने और कुणाल जी ने, अनिल जी दोनों ने आज नेताओं वाली जैकेट पहनी हुई है, और कुणाल जी के मैंने वो कमेंट को अच्छे से सुना। तो अनिल जी एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, आप जैसे अनिल जी मतलब कि एंकर नहीं है, और साथ साथ अनिल जी हम जैसे पैनलिस्ट, मेरे कुणाल जी, जैन साहब, किरण जी, विश्वेश जी, सबका नाम नहीं ले रहा अनिल जी, हम जैसे पैनलिस्ट नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और अनिल जी अंग्रेजी की चिंता मत करिए बिल्कुल, मतलब कि मेरी अंग्रेजी आपको और मेरी आपकी अंग्रेजी मुझको और मेरी अंग्रेजी आपको अनिल जी समझ में आ जाएगी, तो शो भरपूर चलेगा अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनेस्टली मैं शो पे बैठा हूँ और ये मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का पैनल हमारे पास में है, हमारे दर्शकों के लिए लाजवाब है। सबकी अपनी अपनी ऐसी एक्सपर्टाइज है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं तो मतलब है ना, घर में दो बहुएं आ जाए तो मतलब किस तरह के झगड़े हो सकते हैं वो आप सोच सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 15 एक्सक्लूसिव पैनलिस्ट हैं, सब एक दूसरे के साथ जिस आत्मीयता के साथ रहते हैं, जो एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, और साथ ही जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है, वो आपको स्क्रीन पर हमेशा दिखती है। इसी वजह से हम शो भी इतने हल्के फुल्के अंदाज में आराम से कर पाते हैं, नहीं तो कौन कर पाएगा। तो बंसल जी धन्यवाद आपका। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी दो पिक्स हैं, एक तो इंट्राडे के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे नजर रखें खरीदने के लिए 49 रुपीज के ऊपर खरीदना है, 48 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 49 लेवल टूटे तो खरीदना है, 48 का स्टॉप लॉस, 53 का टारगेट। और इसके साथ साथ अनिल जी एक थीम जो जी बिजनेस की टीम से सीखा था वो था रिवेंज टूरिज्म, और उसी थीम पर मैंने और कुणाल जी ने इंडियन होटल रिकमेंड करते आ रहे हैं 148-150 के अराउंड से, 2 बार 10 की कमाई में दिया है और 1-2 बार स्पेशल पिक में भी दिया है। तो सेम थीम पर, सेम रिवेंज टूरिज्म पर महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट MHRIL पर खरीदारी की राय है। इन स्तरों पर करेक्शंस पर महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट्स पर खरीदें, 228 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 288 और 350 के टारगेट्स के लिए इसको एक्यूमुलेट करें। ओके 280 250 दो टारगेट हैं जिसके लिए आपको करनी, 350 माफ कीजिएगा, जिसके लिए करनी है खरीदारी महिंद्रा हॉलीडेज में। किरण जी आपका 2 दिन पहले दिया था ना आपने वो पिक ऑफ द डे, जिसकी वजह से सरदर्द नहीं, मतलब सरदर्द जिसकी वजह से जाता है आता नहीं। अमृतांजन 10% तो मैंने देखा था उस दिन बढ़ते हुए, 13% बढ़ा था। गजब। वैसे दो आज भी। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, पर मेरा मानना है कि जो आज के स्टॉक है बहुत बेहतरीन है।
मेरा स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। बेस फॉर्मेशन किया है और बहुत अच्छा बेस लगभग 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इसका स्टॉप लॉस अगर के हिसाब से 23 का रखना है। पहला टारगेट रहेगा 2480 का, मीडियम है तो आपका स्टॉप लॉस सबसे डीप डाउन रहेगा 2060 के आसपास, टारगेट 600 के देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस पर भी आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, नजर रखें। किरण जी की तरफ से खरीदारी की कॉल आती हुई दिख रही है। कुछ और भी बेहतरीन पिक्स लेंगे। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, तो इसको चुस्त दुरुस्त करके फिर और पिक्स लेंगे। पर आइए तब तक कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे, इसी पर लेते हैं एक्सपर्ट्स की राय। बंसल जी, घुमा फिरा के औरोबिंदो फार्मा कहीं ना कहीं फोकस में आ ही जाता है। इस बार अच्छी खबर लेकर आया है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिन्होंने बायोसिमिलर के लिए यूरोपियन मेडिकल एजेंसी से मार्केटिंग ऑथराइजेशन मांगा है। ये BP14 है जो ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर के लिए इस्तेमाल होगा। इनकी सब्सिडरी ने इसके लिए मंजूरी मांगी है। कैसे देखते हैं सर औरोबिंदो फार्मा को? ये जो रेंज में अटका हुआ है बाहर निकल सकता है या अटका ही रहेगा? देखिए दीपांशु, कल के सेशन में 728 के ऊपर स्टॉक निकला था और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। और टेक्निकली इंट्राडे की बात कर रहा हूं, 731 की कल की क्लोजिंग है। 724 का एक स्टॉप लॉस बैठता है और ऊपर में 741 पहला टारगेट और 744 दूसरा टारगेट। 741 और 744 उतने ज्यादा अभी अग्रेसिव टारगेट्स नहीं है, पर देखते हैं कि ये जब रेंज से बाहर निकलेगा तो कैसी चाल रहेगी। बट औरोबिंदो फार्मा ये एक स्टॉक है जो आपके फोकस में होना चाहिए। जुबलेंट इंग्रेविया, बंसल जी इस पर भी राय दें क्योंकि बाजार का काफी फोकस बना हुआ है। एक तो कुछ दामों को लेकर यहाँ पर बात चल ही रही है और साथ ही एक सेफ फूड कॉरपोरेशन करके 10% हिस्सेदारी इन्होंने बेची है करीब 135 करोड़ में। इनकी सब्सिडरी जुबलेंट लाइफ साइंसेज ने ये काम किया है। कैसे दिखते हैं जुबलेंट इंग्रेविया की चार्ट सर? चार्ट्स पॉजिटिव है, नीचे से चला हुआ स्टॉक है। और इंट्राडे की एक या दो दिन की बात करें, 762 के राउंड की क्लोजिंग है। 754 एक सपोर्ट है, तो जिसके पास है इंट्राडे है शॉर्ट टर्म के नजरिए से 754 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नजर रखनी चाहिए 767 के स्तरों पर। 767 के ऊपर निकलेगा तो डबल पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखने को मिलेगा और 767 के लेवल टूटेंगे तब यहां पर 780 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए जुबलेंट इंग्रेविया जहां पर रखनी है नजर, और नजर रखिए औरोबिंदो फार्मा से जुड़ी इन दोनों कंपनीज पर एक्शन होगा। आइए पालिया साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पालिया सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग। क्या करना है वो है लिमिटेड। ओके, थोड़ा नेटवर्क टेक्निकल प्रॉब्लम्स आज कुछ ज़्यादा दिख रही है। या फिर राकेश जी कुणाल जी ने डिसाइड किया कि बाकी किसी को आज बात ही नहीं करने देंगे। हाँ, मुझे वो ज़्यादा लग रहा है कि आज उनको लग रहा है मोनोपोली रखी जाए, हम ही से बात की जाए, कुणाल जी राकेश जी, क्योंकि देखो सेठी साहब, फिर उसके बाद किरण जी और उसके बाद राजेश जी ने हैट्रिक बनाई है टेक्निकल इश्यूज होने की। शायद मुझे लगता है शायद थोड़ा सा आज वाकई में कुछ कनेक्टिविटीज़ के इशू हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नॉर्थ इंडिया में बारिश का बात कर रही है, हरियाणा राजस्थान इन एरियाज में हैवी बारिश की एक्सपेक्टेशन है। चलिए अच्छा है, थोड़ी देर में हम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस किया जाए। HAL, कुणाल जी इसके चार्ट देखिए। आज बोर्ड बैठक है जिसमें इनका जो ऑफर फॉर सेल है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए और प्राइस क्या होनी चाहिए, इस पर किया जाएगा विचार। अब तो वायदा कारोबार खिलाड़ी भी है, अगर खरीदना हो तो किन लेवल से। अच्छा बाय द वे ये बैठक कैंसिल भी हो गई, कैंसिल हो गई, होने वाली थी हाँ, पर अब कैंसिल हो गई। तो अब हो सकता है स्टॉक पे थोड़ा रिएक्शन इस वजह से भी आए कि अभी ऑफर फॉर सेल नहीं हो रहा। जनरली ऑफर फॉर सेल के पहले लोग बेचते भी है, तो क्या एक रिकवरी आ सकती है? यदि हाँ तो जरा लेवल्स बताएं कुणाल जी। अनिल जी देखिए चार्ट बहुत अच्छा है HAL का। 2-3 सेशन से कुछ डिप्रेशन देखने को मिल रहा था और उसकी वजह यही खबर थी, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी अब इसमें वापस से एक तेजी बनेगी। 1300 के आसपास मुझे एक बहुत बड़ा नजर आता है और मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 1300 के नीचे जाएगा। ऊपर काफी बड़ा अपसाइड संभव है, तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करना चाहिए। 1300 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख ले। 1450 1460 के लेवल्स आपको इसमें जल्द आते हुए दिखेंगे, मेरी खरीदारी की राय।
HAL नजर रखिए, सुमित जी ने भी कई बार इस स्टॉक की चर्चा करी है और आइए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, HAL तो फोकस में रहेगा, पर पहले अपनी पिक ऑफ द डे बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे को ऐसा लगता है कि पिक ऑफ द डे के तौर पे मदरसन सुमी को सिलेक्ट करना चाहिए। मदरसन सुमी यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक ने कल और परसों एक अच्छी कैंडल फॉर्म करी है। स्टॉक यहां से ऊपर में 235 रुपए से लेके 245 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए। 220 224 के आसपास मदरसन सुमी में खरीदारी करें। 211 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 235 245 ये लेवल शॉर्ट टर्म में मदरसन सुमी में देखने को मिल सकता है। 235 245। अच्छा, ये कैंडल वाला तो बहुत पुराना होगा ना, चार्ट वाला सिस्टम सुमित जी? जब से चार्ट वार्ट्स बने होंगे बाबा आदम के जमाने से, तब से कैंडल देखी जाती होगी। हाँ अनिल जी, पहले लाइन चार्ट देखे जाते थे, बार चार्ट देखे जाते हैं। तो कुणाल जी ये बताइए, फिर ये बदले हुए जमाने के साथ सुमित जी बदल क्यों नहीं रहे? कैंडल के बाद लाइट आई, वो पीले कलर के बल्ब आए, फिर ट्यूबलाइट आ गई। अच्छा, आजकल तो LED वाली और वो ऐसी लाइट तुरंत जल जाती है, बहुत रोशनी आती है। तो चार्ट्स में कैंडल में कब तक चलेंगे मतलब? कुणाल जी, आपको जवाब देना है। सारे एनालिस्ट के अध्यक्ष तो आप ही हैं। अच्छा अनिल जी, देखिए देखिए अनिल जी, बात इतनी सी है कि देखिए सबसे पहले तो कैंडल्स अनिल जी 300 साल पहले इन्वेंट हुई। तो ये जापानीज विधा है अनिल जी, कैंडलस्टिक चार्टिंग की, जिसकी चर्चा अभी सुमित जी कर रहे थे। 300 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। और अनिल जी, कुछ चीजें होती हैं जो मोमबत्ती की रोशनी में ही ठीक होती हैं अनिल जी। अब आप डिनर पर जाएं अनिल जी, तो कैंडल लाइट डिनर तो कैंडल से ही होगा, उसमें बल्ब नहीं जल सकता है। आप जैसे दोस्तों के साथ जाएं तो फुल लाइट में डिनर करना चाहिए। कैंडल लाइट डिनर करने के लिए अलग अलग प्रावधान है, किसके साथ किया जाए वो भी इंपॉर्टेंट है। बट एनीवे, चलिए, 300 साल पुरानी विधा है, ओल्ड इज गोल्ड। तो फिर ये गोल्डन टेक्निक्स जो है आपकी कैंडल लाइट वाली मदरसन सुमी में आती हुई दिख रही है। 235 245 के टारगेट